हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो है थोड़ा बड़ा गैप हो गया क्योंकि हमारा थोड़ा इशू हो गया था। तो हम फिर से आ गए हैं पार्ट 3 में, और थोड़ा सा हमारा बचा था जो कि हम पहले शायद 30-60 ठो क्वेश्चन किए थे, और 60 ठो क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट, और हमारा जो है 40 क्वेश्चन बाकी था। तो 40 क्वेश्चन में से अभी हम जो है सिर्फ 20 क्वेश्चन को करेंगे, और 20 क्वेश्चन के लिए फिर नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। ठीक है, पार्ट 4। तो ये 4 ठो पार्ट में होने वाला है पूरा PYQs तुम्हारा वही वेस्ट 2024 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद द डिस्क्रिप्शन। तो फॉलोइंग फंक्शन मैच करने वाला भी क्वेश्चन हम ज़्यादातर देख चुके हैं। पहले 2 पार्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन था, इसमें भी एक क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। पहला है देखो प्रोसेस मैनेजमेंट, देन मेमोरी मैनेजमेंट, देन फाइल सिस्टम, देन रिसोर्स एलोकेशन। उसके बाद इधर है, अच्छा देखो जो चीज़ आपको पता है, इस चारों में से जो चीज़ आपको अच्छे से पता है उसका एक आंसर आपको ढूंढना है पहले। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छा काम आता है ये वाला, अगर आपको कलम वाला कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो। जैसे कि फर्स्ट है देखो प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में जो है क्या होगा हमारा वो देखना है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, अच्छा प्रोसेस जो है मैनेजमेंट है, प्रोसेस को मैनेज करता है, मतलब प्रोसेस को क्रिएट करेगा। पहली बात तो ये है क्रिएट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, देन उसको टर्मिनेट करेगा। ये 3 चीज़ ही है एक प्रोसेस का, इतना ही मैनेज होता है, ठीक है कि नहीं, इतना ही मैनेज होता है। तो कहाँ पे है देखो, पहला वाला है एंश्योर फेयर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम रिसोर्स एमंग द कंप्लीटिंग टास्क, ठीक है। तो ये एलोकेशन के बारे में है, देखो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन बोला है, तो ये जो है मेमोरी एलोकेशन जो होता है, रिसोर्स एलोकेट जो होता है वही चीज़ को बोला है रिसोर्स एलोकेट। तो ये वाला रिसोर्स एलोकेशन हाँ डी में है, तो डी वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो D1 दोनों तरफ है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट है देखो मैनेज द क्रिएशन एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस, जो चीज़ हम पढ़ रहे थे प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। तो ए जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ए जो है 2 हो जाएगा। और हम पहले वाला क्या पढ़े, ये वाला किसका होगा, रिसोर्स एलोकेशन, मतलब डी जो होगा ये क्या होगा, आई होगा। तो ये दोनों मैच कर लो। A2 कहाँ पे है, A2 ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद डी जो है हमारा 1 ये वाला है, तो आंसर जो होगा ये 3 थर्ड वाला जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखो ज़्यादातर ट्रू फॉल्स से ही क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। हम जितने भी पढ़ चुके हैं पहले 2 पार्ट में, उसमें भी ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा था, इसमें भी ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन तो ज़्यादातर आता है, और इसमें आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो आप जो है इसमें ऐसे ही कोई मतलब एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे ही मतलब कुछ आंसर नहीं निकाल सकते। इसमें जो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा आपको। तो पहला है देखो इंटरप्ट ड्राइवन आईओ। अच्छा इंटरप्ट ड्राइवन आईओ, इंटरप्ट ड्राइवन आईओ के बारे में है ये। अच्छा इंटरप्ट ड्राइवन आईओ कैन लीड टू डिक्रीज सिस्टम रेस्पॉन्सिवनेस। अच्छा डिक्रीज सिस्टम रेस्पॉन्सिवनेस, तो ये तो गलत है, पहले से आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये गलत है कि नहीं। जो है इंटरप्टेड ड्राइवन आईओ को अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये क्या करता है, सीपीयू जो है इंटरप्ट ड्राइवन, कुछ इंटरप्ट हो आईओ रिक्वेस्ट में, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो होता है, ये अगर कोई रिक्वेस्ट किया, डिवाइस सिग्नल दिया, तो बाकी जो काम चल रहा होता है, बाकी जो प्रोसेस वगैरह चल रहा होता है, वो प्रोसेस को हमारा जो सीपीयू है वो सस्पेंड कर देता है, और सस्पेंड करके इनका काम को करने बैठ जाता है, ठीक है। तो वो होता है इंटरप्ट ड्राइवन आईओ। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस जो है डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है, समझ आया कि नहीं। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो पहले वाला फल्स हो जाएगा, ठीक है, ये जो होगा फल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इंटरप्ट ड्राइवन आईओ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन कंपेयर टू पूलिंग बेस्ड आईओ। अच्छा सीपीयू यूटिलाइजेशन तो इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे बोल दिया है फिर कंपेयर टू पूलिंग बेस्ड आईओ, तो पूलिंग बेस्ड आईओ तो ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। पूलिंग बेस्ड आईओ में सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, बट उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा
ये वाला इंटरप्ट ड्राइवन है वो, ये थोड़ा कम है उससे, तो ये भी फल्स हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इंटरप्ट ड्राइवन आईओ द सीपीयू सस्पेंड, जो चीज़ मैं बोल रहा था, द सीपीयू सस्पेंड इट्स करंट एग्जीक्यूशन टू हैंडल आईओ रिक्वेस्ट ओनली व्हेन द आईओ डिवाइस सिग्नल द सीपीयू। वही चीज़ बोला मैं, आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जब सिग्नल दे रहे हैं सीपीयू को कि मेरा जो है ये चीज़ चाहिए बोल के, तो वो क्या करता है, उसको एलोकेट करता है, और जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है उसी टाइम पे करंट एग्जीक्यूशन पे, उसको जो है सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा, मतलब फल्स फल्स ट्रू, फल्स फल्स ट्रू कहाँ है, फास्ट, फास्ट वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट जाएंगे 63, मतलब थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, अच्छा इसमें तो हमारा जो है ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट वाला आ गया। तो इसमें देखो बहुत सारा इजी है। देखो इधर एक कुछ स्टेटमेंट है, इधर आउटपुट है, उसको मिलाना है हमको। अच्छा पहली बात है, यहाँ पे देखो ये सब चीज़ दिया हुआ है, देखो पहले आई कैचिंग ये वाला है, और ये वाला है, ये वाला है। अगर ये नहीं भी पता आपको, समझ आ रहा है कि नहीं, ये अगर आपको नहीं भी पता, थोड़ा आपको अलग लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये तो अच्छा डी मोर्गन लॉ सबको पता है क्या होता है, ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश, मतलब ये जो है ये हो जाएगा, बी जो है थर्ड हो जाएगा, बी थर्ड। अच्छा देखो बी थर्ड अगर हम निकाल दे तो हमारा जो है पूरा आंसर आ जा रहा है, समझ आए कि नहीं। तो ये वाला फिर इसको सिंप्लीफाइड करना है एक्सप्रेशन को, ए इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ एक बार, तो हो गया। तो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन भी बीच बीच में एक तो दिया हुआ है। बट आपको अगर एक चीज़ नहीं पता, देखो ये चीज़ अगर मेरे को नहीं पता तो मेरा तो एक ही स्टेटमेंट से निकल रहा है आंसर, तो ये चीज़ जो है इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट बोला गया है, देखो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द ट्रू फॉल्स, अगेन ट्रू फॉल्स आ गया। ठीक है, देखो यूनिकोड सपोर्ट वाइडर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स कंपेयर टू एस्की मेकिंग इट सुटेबल फॉर मल्टीलैंग्वेज टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे बहुत सही है ये। ठीक है, एस्की मतलब क्या होता है, एस्की मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये जो है 8 बिट का होता है। ठीक है, ये जो है 8 बिट का होता है, बट यूनिकोड कोई इसका फिक्स्ड नहीं होता, ये 8, 16, 32 UTF कोड हो सकता है। ठीक है कि नहीं। अच्छा तो वाइडर रेंज जो सपोर्ट करता है वो कौन सपोर्ट करता है, यूनिकोड ही सपोर्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास ज़्यादातर बीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट वाला जो है आंसर सही है। उसके बाद सेकंड देखो बोला है एस्की, हाँ एस्की कोड इज ए 16 बिट, नहीं 16 बिट अभी तो हम पढ़े 8 बिट है, मतलब पहला वाला होगा ट्रू, देन सेकंड होगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब सेकंड वाला आंसर। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम अच्छे से समझा देंगे कमेंट में। नेक्स्ट आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, जब देखो ट्रू फॉल्स नहीं तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो ऐसे ही आएगा ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ये एक विजुअल बेसिक का क्वेश्चन है। विजुअल बेसिक, द पर्पस ऑफ विथ स्टेटमेंट इज टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी बाय स्पेसिफाइंग ए सिंगल ऑब्जेक्ट रेफरेंस फॉर मल्टीपल प्रॉपर्टी और मेथड कॉल। ठीक है, विथ, अच्छा विथ कीवर्ड और विथ स्टेटमेंट जो होता है, हम जैसे कि व्हाइल स्टेटमेंट होता है, ऐसी विथ स्टेटमेंट जो है, विथ स्टेटमेंट का काम ही वही होता है, मल्टीपल ऑपरेशन करता है। ठीक है कि नहीं, मल्टीपल ऑपरेशन करता है फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट में। तो ये बहुत सही बोला गया है, अगर आप पढ़े हो तो आराम से जान लोगे, नहीं तो थोड़ा आपको ऑड लगेगा। तो विजुअल बेसिक को छोड़ना मत, विजुअल बेसिक से भी हमारा शायद 8 से 9 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ट्रू हो गया। इन विजुअल बेसिक द कीवर्ड डीम इज, ठीक है, डीम इज यूज टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, तो वेरिएबल एक डिक्लेयर करने के लिए डीम जो है यूज होता है, ये सही है। ठीक है कि नहीं, तो ये भी ट्रू, मतलब दोनों ट्रू।
ट्रू ट्रू, थर्ड वाला जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 166। अच्छा 166 में जो है हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एल्गोरिदम होता है वो एल्गोरिदम हिसाब से का क्वेश्चन है। इधर एक साइड में एल्गोरिदम पूरा दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है एक साइड दिया हुआ है। तो अगर आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो फास्ट है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट, जिसको हम SRTF बोलते हैं, देन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, देन फास्ट कम फास्ट सर्व, देन शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम पहला वाला कौन सा होगा। अच्छा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट मतलब क्या है, जिसका एवरेज वेटिंग टाइम, समझ आ रहा है कि नहीं, एवरेज वेटिंग टाइम और वॉस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम जिसका कम होगा उसको पहले चांस दिया जाएगा, वही मतलब है। तो यहाँ पे देखो द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, हाँ द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सिलेक्ट द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ वेटिंग प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम। अच्छा स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम जिसका होता है उसको पहले सिलेक्ट करता है। एग्जीक्यूशन टाइम स्मॉलेस्ट बोला है बट यहाँ पे रिमेनिंग टाइम है, तो एग्जीक्यूशन टाइम मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, ये वाला SJN, ठीक है कि नहीं, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, तो D जो होगा वो 1 हो जाएगा। अच्छा D1 कहाँ पे है, इधर भी है इधर भी है, मतलब हमको और एक तो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है फास्ट कम फास्ट सर्व और है मल्टी लेवल। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट, हाँ हर एक को हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है पढ़ लेते हैं जो कि हमको याद आ जाएगा। देखो द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एम्स टू रिड्यूस द एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है, एम्स टू रिड्यूस द एवरेज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का एवरेज को रिड्यूस करने के लिए बोला है, बाय सिलेक्टिंग द प्रोसेस विथ शॉर्टेस्ट वॉस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। अच्छा शॉर्टेस्ट वॉस्ट टाइम जिसका शॉर्टेस्ट होगा, सबसे कम होगा, उसको पहले चांस दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट, मतलब ए जो है 2 हो जाएगा। अच्छा A2 कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बट ये वाला जो है हमारा D3 गलत है, तो ये वाला आंसर जो है हमारा हो जाएगा। देखो बाकी का हमको देखना भी नहीं पड़ा, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ और भी देख लेते हैं ये क्या बोला हुआ है। अच्छा देखो दिस, हाँ यहाँ पे दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिवाइड्स द रेडी क्यू इनटू मल्टीपल क्यूज। अच्छा मल्टीपल क्यूज बोला है मतलब मल्टी लेवल क्यूज शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा वो, ठीक है। तो B जो होगा वो 3 हो जाएगा, तो सही है। नेक्स्ट जो बचा, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बचा है, फास्ट कम फास्ट सर्व FCFS। द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नोन एज फॉर सिंप्लिसिटी बट इट कैन लीड टू द कन्वे इफेक्ट, ठीक है, कन्वे इफेक्ट वेयर द शॉर्टेस्ट फॉट गेट स्टॉक बिहाइंड द लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा कन्वे इफेक्ट मतलब क्या है, कन्वे इफेक्ट मतलब होता है जिसका प्रोसेसर रनिंग लॉन्ग होता है, लॉन्ग टाइम तक वेट किया होता है, ठीक है, उसका कारण क्या होता है कि इसके पीछे सोचो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेसर है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेसर है, तो ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब इसको टाइम लगेगा, ये जैसे कि बड़ा है, समझो कि उसके पीछे जो है बहुत सारा छोटा छोटा प्रोसेस जो है वो पीछे लाइन लगे हुए हैं, तो इसके कारण ये सबको लाइन लगना पड़ता है, उसको बोला जाता है कन्वे इफेक्ट। लॉन्ग रनिंग प्रोसेस इन ए क्यू, लॉन्ग रनिंग प्रोसेस इन ए क्यू causes a large number of shortest process to wait, which is increase the time, waiting time को increase करता है। तो ये वाला जो है आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, मतलब 7, यहाँ पे बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट ए न्यू यूजर इन MS SQL, ठीक है, MS SQL सर्वर में एक नया यूजर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखो पहले जो होता है लॉगिन होता है, ये पहला स्टेप है, लॉगिन होता है मतलब 2 जहाँ पे है उसको पहले मार्क कर दो, मतलब 3 और 4। अच्छा देन होता है आप लॉगिन करोगे, अच्छा क्या क्या दिया है, असाइन यूजर रोल एंड परमिशन, मैप ए यूजर, ठीक है, उसके बाद सेट ए पासवर्ड फॉर यूज। अच्छा पहले तो आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद पासवर्ड सेट करोगे कि नहीं, उसके बाद तो पासवर्ड सेट होगा ना, उसके बाद पासवर्ड सेट होगा मतलब 4, 2 के बाद 4। अच्छा इधर भी है इधर भी है, देखो
ना मज़े की बात है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दिया हुआ है, तो आपको और एक ठो जाना पड़ेगा आगे। अच्छा, लॉगिन किए, पासवर्ड भी सेट कर दिए, पासवर्ड भी सेट करने के बाद क्या करोगे, मैप करोगे, ठीक है कि नहीं, मैप करोगे। असाइन रोल जो है ये लास्ट में होगा, तो आई लास्ट ये वाला होगा, मतलब 4 नंबर जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 168, ठीक है। अट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पर्पज ऑफ बफरिंग इन द डिवाइस मैनेजमेंट विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बफरिंग, बफरिंग मतलब सबको पता है, जैसे कि आप यूट्यूब अगर देख रहे हो, कोई वीडियोस देख रहे हो, आपका नेटवर्क अगर स्लो है तो आपका वीडियोस जो है वो बफर होता है, ठीक है, स्लो स्लो धीरे धीरे चलता है, और एक तो जो है व्हील जो है वेटिंग टाइम वो आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, प्राइमरी पर्पस क्या है उसका बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट देखो, टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट बाय प्रायोरिटाइजिंग द प्रोसेसिंग ऑफ हाई प्रायोरिटी आईओ रिक्वेस्ट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। थ्रूपुट जो है इंक्रीज करने के लिए और प्रायोरिटीज करने के लिए आप हाई प्रायोरिटी आईओ जिसको होगा उसका थोड़ी ना रिक्वेस्ट को प्रोसेस करोगे, ऐसे नहीं ना। टू मिनिमाइज लेटेंसी बाय स्टोरिंग द डेटा टेम्पररीली बिफोर इट इज ट्रांसफर टू और फ्रॉम ए डिवाइस। तो ये जो है हमारा सही आंसर ऐसे लग रहा है अभी तक, ठीक है। जिसमें कि इसमें बोला गया है कि लेटेंसी को जो है कम करने के लिए, लेटेंसी जैसे कि तुम्हारा जो वीडियो है चल रहा है उसका लेट को कम करने के लिए, मतलब माइक्रो सेकेंड भी कम करने के लिए हमारा जो है यहाँ पे क्या करता है, पहले से लोड करके रखता है, ठीक है कि नहीं, पहले से डिवाइस में लोड करके रखता है। तो यही काम है बफरिंग का, ठीक है। प्राइमरी पर्पज यही है कि हम कैसे करके बफरिंग होने ना दे। नेक्स्ट है टू एनहांस द फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस एनहांस बिल्कुल नहीं। टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का बात ही नहीं आता यहाँ पे, तो ये जो है 2 वाला आंसर मतलब सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 169, अच्छा 169 में बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम्स। अच्छा, कम्युनिकेशन मीडियम्स दिया गया है, तो ये क्या है, गाइडेड मीडियम, गाइडेड मीडियम है कि नहीं, गाइडेड मीडियम मतलब जो कि हमारा वायर वाला मीडियम होता है, मतलब वायरलेस नहीं होता, वायर मीडियम होता है। इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सिग्नल एटेन्यूएशन। अच्छा, लोएस्ट टू हाईएस्ट, एटेन्यूएशन का मतलब है कि सिग्नल जो लॉस्ट होता है, लॉस्ट वन टाइप ऑफ वी कैन से लॉस्ट, और नॉइज, नॉइज क्रिएट होता है सिग्नल में, सबसे कम किस में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है। सबसे कम किस में होता है उसको हमको पहले सिलेक्ट करना है, तो सबसे कम सबको पता है ऑप्टिकल फाइबर में होगा, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर है, अगेन आ गया। उसके बाद जो है कोएक्सियल होगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल होगा, तो कोएक्सियल होता है उसके बाद ही ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो अगर हम इसको देखें तो देखो इधर से स्पीड भी ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला फुल ज़्यादा स्पीड में जाएगा डाटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो लेटेंसी ऑब्वियसली इसमें सबसे कम होगा, और लेटेंसी और सिग्नल एटेन्यूएशन इसमें सबसे कम होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें। तो इसमें जो है ट्विस्टेड पेयर केबल में सबसे ज़्यादा लेटेंसी मैं बोल रहा हूँ, एटेन्यूएशन जो है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा नॉइज़ और सबसे ज़्यादा डेटा लॉस्ट और सिग्नल लॉस्ट यहीं पे होता है। अगर यहाँ पे बोला होता फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट बोला होता तो ये उल्टा होता, पहले होता ट्विस्टेड पेयर केबल, देन कोएक्सियल, देन ऑप्टिकल फाइबर, ओके। देखो 4 वाला। नेक्स्ट आ गया 170। अच्छा देखो 170 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए, ठीक है, डेडलॉक के लिए कौन सा एक ऐसा कंडीशन है जो कि नेसेसरी नहीं है। तो देखो डेडलॉक के लिए ये चारों कंडीशन ही नेसेसरी है, एक डेडलॉक अकर करने के लिए ये चारों कंडीशन ही नेसेसरी है, इनमें से एक भी नहीं होगा तो डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आया था, अगर ये क्वेश्चन आया था तो आपको अटेंड भी करना है ऐसे, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, क्योंकि अटेंड नहीं करोगे तो इसमें ग्रेस मार्क भी नहीं मिलेगा। तो हमारे टाइम पे शायद ग्रेस मार्क दिए थे कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट दिए होंगे ग्रेस मार्क। बट हमारा जो मार्क है एक बार आया था उसके बाद और मार्क नहीं निकला है, ठीक है कि नहीं, मतलब करेक्शन हो गया यार, मतलब सेकेंड टाइम और मार्क नहीं निकला है, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ पे जो है उसके बाद उनके जो था मतलब कि आंसर की उसमें जो है दिया गया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को दिया गया था, बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होने से भी हमारा डेडलॉक नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। तो ये भी गलत है, क्वेश्चन पर गलत है, बट आंसर ये दिया था
ठीक है। तो हम शायद ये सर्कुलर वेट या फिर नो प्रिम्पशन या कुछ लगाए थे, उसमें मार्क मिला कि नहीं मेरे को नहीं पता, क्योंकि हमको पता है ये चारों ही होगा, ठीक है कि नहीं, ये चारों ही होगा, ये चारों में से कोई एक भी नहीं होगा तो डेडलॉक हमारा ओकर नहीं होगा। नेक्स्ट 171। अच्छा, ये क्या बोलता है देखो, इफ ए क्लास कॉन्टेन 3 इंटीजर, अच्छा 3 इंटीजर डेटा मेंबर ईच ऑफ साइज 4 बाइट, हाँ 4 बाइट का होगा, ठीक है, 4 बाइट व्हाट विल बी द साइज ऑफ द क्लास, व्हाट द साइज ऑफ द क्लास एक्सक्लूडिंग द एनी पेडिंग टाइप, पेडिंग बाइट्स। तो यहाँ पे इंटू कर देना, 3 इंटू 4 कितना होगा 12, तो यहाँ पे 12 बाइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं 172। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ RISC आर्किटेक्चर, ठीक है, RISC आर्किटेक्चर का जो है डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है डिसएडवांटेज है। सिंप्लीफाइड द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अच्छा ये तो एडवांटेज है। मोर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू द CISC आर्किटेक्चर, ठीक है ये सही है, CISC आर्किटेक्चर से इसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ज़रूरत पड़ता है, तो ये जो है एक डिसएडवांटेज है, मतलब 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है, ये वाला कट गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, हाँ ये भी होता है, बट ये तो हमारे लिए क्या है, मतलब फायदे की बात है, एडवांटेज है। इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ मेमोरी यूजेस, तो ज़्यादातर मेमोरी यूज करता है, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है, तो II और 4, हाँ तो थर्ड वाला जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 173। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें C++ का एक कोड दिया हुआ है और प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें हमको आउटपुट बताना है, तो शायद थोड़ा छोटा हो गया है, जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो इसको मैनेज कर लेना, थोड़ा जूम करके देख लेना। तो यहाँ पे बोला गया है देखो, एक कांस्टेंट इंट साइज 5 लिया गया है, देन उसको एरे बनाया गया है कि 5 एलिमेंट का, 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और 10 से 50 तक जो है स्टोर हो रहा है, 10 20 30 40 50 करके। उसके बाद इसको पॉइंटर बनाया दिया गया, देन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये प्रिंट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो हर एक हमारा आंसर में है, हर एक ऑप्शन में है। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन प्लस आई हो रहा है, उसके बाद साइज का जो है लेस देन कर रहा है, तो साइज हमारा कितना है, साइज जो है हमारा 5 है, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस आई, देखो हर जगह प्लस आई है, प्लस मतलब आई मतलब हो गया ये प्री इंक्रीमेंट यूज होने से पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद यूज होगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसमें क्या होगा आंसर, उसके बाद देखो यहाँ पे सी आउट जो हो रहा है वहाँ पे भी एक ठो इंक्रीमेंट है, i+1 किया गया है, तो पहले है i0 देन प्लस आई मतलब आई हो जाएगा 1, देन अंदर आएगा एलिमेंट प्रिंट करेगा i+1, 1 को फिर से 2 कर देगा तो i2, एलिमेंट 2 को प्रिंट करेगा। एलिमेंट 2 क्या है, अच्छा एलिमेंट 2 है हमारा, हाँ एलिमेंट 2 क्या है, अच्छा एलिमेंट 2 ये वाला फर्स्ट वाला प्रिंट करेगा ना, ये तो 2 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे मतलब लिखेगा ऐसे एलिमेंट 2, बट इसमें तो कुछ नहीं दिया गया है, ये तो डायरेक्ट पॉइंटर को ही प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे पहला वाला जो है आ जाएगा, ठीक है, मतलब 10। हाँ देन हो जाएगा हमारा फिर से इंक्रीज, फिर जाएगा इधर जो है लूप चलेगा, आई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस आई होकर 3 हो जाएगा, देन यहाँ पे एलिमेंट i+1 मतलब ये 4, तो यहाँ पे फिर से एलिमेंट 4, देन कॉलन, उसके बाद जो है पॉइंटर 2 20 10 और 20, उसके बाद आई हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा 5 जब हो जाएगा तो देखो हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है प्लस आई इज लेस देन साइज, ये जो है और एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, तो अंदर और नहीं जाएगा, तो इतने में आउटपुट में ही रह जाएगा। तो इस वाला है क्या, हाँ सेकेंड वाला जो हमारा है यहाँ पे उतना ही आया है, तो देखो ये वाला आंसर हो जाएगा। देन आ गया 174
व्हाट डज जॉइन फंक्शन डू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइटम एरे। अच्छा, जॉइन फंक्शन क्या करता है? इट स्प्लिट द एरे इनटू मल्टीपल एरे, बिल्कुल नहीं। इट जॉइन द एलिमेंट ऑफ द एरे इनटू सिंगल स्ट्रिंग, ये सही है। सिंगल स्ट्रिंग में दोनों को जॉइन कर देता है और आगे देखना ही नहीं पड़ेगा, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, देखो सही है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। अगेन हमारा ट्रू फॉल्स बेस्ड आ गया। देखो, इन यूनिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द फॉर्क सिस्टम कॉल क्रिएट ए न्यू प्रोसेस, तो ये सही है। यूनिक्स में फॉर्क जो होता है हमारा फंक्शन, ये एक नया प्रोसेस बनाने का हेल्प करता है, तो ये ट्रू है। तो ट्रू 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 हर जगह है, ये वाला कट जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉर्क सिस्टम कल फेल इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट एलोकेट मेमोरी फॉर द चाइल्ड प्रोसेस, बहुत सही है ये भी। अगर फॉर्क के लिए मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फॉर्क सिस्टम कल फेल हो जाता है, ये भी सही है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू है, ये सही है, ये सही है, यहाँ पे फॉल्स है, मतलब ये कट जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉर्क सिस्टम कल क्रिएट ए न्यू प्रोसेस विथ ए सेपरेट एड्रेस स्पेस फॉर द चाइल्ड प्रोसेस, नया एक प्रोसेस बनाता है, एक सेपरेट एड्रेस स्पेस बनाता है चाइल्ड प्रोसेस के लिए, तो बिल्कुल सही है, तीनों ट्रू हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया देखो 176, आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स इसमें भी बोला गया है। तो देखो ये वाला जो है ग्राफिक्स डिजाइन का है, तो ये शायद आपको ऑड लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ये हमारा जो है फोटोशॉप से शायद आया है। द कंपोजिशन एस्पेक्ट ऑफ पोस्टर डिजाइन इन्वॉल्व डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड इमेज टू क्रिएट ए विजुअल कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट, तो ये सही है। कंपोजिशन एस्पेक्ट जैसे कि हम बनाते हैं, ठीक है। व्हिच, अगर आपका फोटोशॉप का आइडिया नहीं है और पढ़े नहीं हो तो ये पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। व्हेन डिजाइन पोस्टर द टर्म वाइट स्पेस रेफर टू द अनयूज्ड स्पेस ऑन द कैनवास दैट हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक इंटेंशनली, तो वाइट स्पेस हम जो छोड़ते हैं उसको जो है हम अनयूज्ड स्पेस हिसाब से मानते हैं, तो सही है, ये भी दोनों ट्रू हो गया। अच्छा, दोनों ट्रू मतलब ये एक हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये भी एक हो सकता है। व्हेन डिजाइनिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर द टाइपोग्राफी एस्पेक्ट ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट हैंडलिंग फोकस ऑन सिलेक्टिंग फॉन्ट दैट आर इजी टू रीड एंड एंगेजिंग फॉर यंग रीडर्स, हाँ सही है ये। अगर आप चिल्ड्रंस का लिटरेचर बुक्स या फिर कुछ टाइप कर रहे हो तो उनका फॉन्ट के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो तीनों ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल, ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डिजाइनिंग एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम बनाने के लिए और एल्गोरिदम का प्राइमरी गोल क्या होता है? टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन सिस्टमेटिक वे, बहुत सही। देखो पहले से ही आंसर जो हमको मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो टू जनरेट रैंडम आउटपुट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। टू मिनिमाइज द यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये भी गलत है। मैक्सिमाइज द कोड एफिशिएंसी, गलत है। देखो बाकी जो है रिलेट भी नहीं हो रहा है, तो हम जो सिस्टमेटिक वे में करने के लिए जो है हमारे पास एल्गोरिदम होता है, तो पहला वाला आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 178, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स अगेन, डेटाबेस एप्लीकेशन फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल प्राइमरीली फोकस ऑन मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशन, तो यहाँ पे बोला गया है कि डेटाबेस एप्लीकेशन जो होता है इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है, इन्वेंटरी कंट्रोल जो होता है वो किस में फोकस करता है? मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशन, तो ये जो है कस्टमर रिलेशन में कभी मैनेज नहीं करता, ठीक है। इन्वेंटरी कंट्रोल जो होता है, इन्वेंटरी कंट्रोल जो होता है इसका प्राइमरी फोकस होता है ट्रैक करने के लिए, ठीक है कि नहीं, स्टॉक लेवल को ट्रैक करता है ये, स्टॉक लेवल को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि मॉनिटर करने के लिए कितना आया और कितना गया, ठीक है। प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास, कौन सा ख़त्म हो गया, ये सब के लिए जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट काम आता है, ना कि कस्टमर रिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है पूरा गलत है, मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो जहाँ पे ट्रू है उसको काट दो पहले से, अब 2 बचा, पहले वाला फॉल्स, अब देखेंगे ये ट्रू होगा कि फॉल्स हुआ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आर एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन बोथ इन्वेंटरी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, तो बहुत सही है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब कि जो कि 2
डेटाबेस और दो टेबल को जो रिलेट करता है उसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो उसके लिए जो है बोथ इन्वेंट्री कंट्रोल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है डेटाबेस को जो इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट है बोल के, तो ये बहुत ट्रू है। तो ये ट्रू है, मतलब ये वाला कट गया, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 179। इसमें देखते हैं क्या है, ट्रू फॉल्स अगेन। द मेथोडोलॉजी ऑफ डेवलपिंग एन algorithmic solution from a mathematical specification of the problem involves the translating the problem statement directly into code। तो अगर आप एक मैथ प्रोग्राम को डायरेक्टली कोड में ट्रांसफ़र कर दो तो उसका सोल्यूशन जो है निकलेगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, मतलब जहाँ पे ट्रू है उसको रिमूव करो। तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा जो है आ गया है पहले से, समझ आया कि नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या बोला है, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू स्कीप सर्टेन स्टेप ऑफ द मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मैथ के लिए बना रहे हो तो टोटली आप स्कीप नहीं कर सकते कोई भी स्टेप, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट हो गया, ए रिकर्सिव एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट कॉल इट सेल्फ। तो सबको होता है, रिकर्सिव एल्गोरिदम का मतलब ही वही है कि वो खुद को कॉल करता है, ठीक है। तो कंडीशन को अचीव करने के लिए, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है देखो, ये वाला जो है कंसिडर 5 प्रोसेस, 5 प्रोसेस दिया गया है P0 से लेके P4 तक, और 3 रिसोर्स टाइप दिया गया है, ठीक है। एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल पूरा दिया गया है। तो इसमें बोला गया कि इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए जो है नीड कितना चाहिए हमको, ठीक है, कितना टू और प्रोसेस किसको चाहिए, कितना किसको चाहिए, तो जो है हमारा ये जो है कंप्लीट होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता, ये पूरा एक लेक्चर लगेगा इसको समझाने के लिए, तो उसके लिए आपको जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो वो भी पढ़ लो, क्योंकि ये भी एक तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमारा बी, मतलब सॉरी ए, ये वाला जो है ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करना नीचे, इसको और एक तो वीडियो प्रॉपर बना के मैं समझा दूंगा। नहीं तो अगर मैं इस वीडियो में समझाने लगूँ तो मेरे को इस वीडियो को ही बस, इस टॉपिक को ही समझाने के लिए बस 15 मिनट तक लग जाएगा, ठीक है। तो हाँ, इतने में कंप्लीट करते हैं। और एक तो जो है, हाँ कितना हुआ, 180 क्वेश्चन हो गया, 180 क्वेश्चन। बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गया, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो बच गया वो 20 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट और एक पार्ट में करेंगे। तो अगर यहाँ तक देखे हो, अगर आपको पसंद भी आया हमारा वीडियो और समझाने का तरीका, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हर एक चीज़ के लिए जो कि आप अगर PGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है, PGT कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टीचर दोनों के लिए, जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप सर्च भी कर सकते हो दिनेश सर CS, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।